हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में आज हम इंडियन सोसाइटी के छठे लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम अक्टूबर मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हो चुका है। मे बी आपको इसके बारे में जानकारी भी लग गई हो कि इंडिया की रैंक बहुत खराब रही है इस बार के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी भी रही है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पूरे इंडेक्स को मिस इन्फॉर्मेशन कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट है जिसके माध्यम से इंडिया की इमेज को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या निकला है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कि इंडिया को ऑफिशियली इस पर आपत्ति जतानी पड़ गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये एक टूल है जिसके माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिवली हंगर को ट्रैक किया जाता है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। इवैल्यूएशन जो किया जाता है इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स को इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज अंडर नरिशमेंट, मतलब नरिशमेंट अच्छे से मिल रही है कि नहीं, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। यहाँ पे चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या है और वेस्टिंग का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी बच्चे की जो हाइट होती है उसकी उम्र के हिसाब से कम होती है, और वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे की जो हाइट होती है उसके हिसाब से उनका वेट कम होता है, लाइक वो पतले दिखेंगे, आपको थिन दिखेंगे। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, जिसे इवेलुएट किया जाता है अंडर दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जीएचआई का जो स्कोर है उसे 100 पॉइंट स्केल पर इवेलुएट करते हैं। स्केल में अगर 0 आया तो उसे बेस्ट स्कोर माना जाएगा, इसका मतलब हंगर है ही नहीं, सभी लोगों को बढ़िया से खाना वाना मिल रहा है, एवरीथिंग इज ओके। और अगर 100 आ गया स्कोर मतलब वर्स्ट है, सबसे खराब है। जीएचआई को कौन प्रिपेयर करता है? एक यूरोपियन एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरा वेल्थ हंगर लाइफ। ये 2 एंटिटीज हैं जो इन्वॉल्व हैं इसके प्रिपरेशन में। जो जीएचआई है ये एक एनुअल रिपोर्ट है जहां पर 5 साल का डेटा कलेक्ट किया जाता है जब वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे 2022 का अगर इंडेक्स है तो इसमें 2017 से लेकर 2021 तक का डेटा इवैल्यूएशन में लिया गया है। अब की फाइंडिंग्स क्या आई? 121 कंट्रीज में जीएचआई का इवैल्यूएशन किया गया और इंडिया को रैंक दी गई 107, मतलब हम बहुत ही खराब स्थिति में हैं। खराब स्थिति में कितना है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स? अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि अफगानिस्तान की स्थिति आप लोग जानते हैं, वार टॉर्न कंट्री है राइट नाउ। अफगानिस्तान से ही हम बेहतर हैं पूरे साउथ एशिया में। इसके अलावा हर देश से हमारी स्थिति ज़्यादा खराब है। हमें जो स्कोर दिया गया है दैट इज 29.1, और ये हमें सीरियस कैटेगरी में डाल देता है। अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो श्रीलंका की रैंक 64 है, बांग्लादेश की रैंक 84 है और पाकिस्तान की रैंक 99 है। मतलब हम इन देशों से भी खराब स्थिति में हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब यहाँ पर बातें आपत्ति जताने लायक हैं। अब देखिए इसमें 2 डायमेंशंस निकल के आते हैं। अगर आप इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को सही तरीके से इवैल्यूएट करो तो आपको एक पॉजिटिव पॉइंट ये निकलेगा। जैसे एक आर्गुमेंट ये निकलता है कि हम लोग पाकिस्तान की हालत जानते हैं, वहाँ पर अभी बाढ़ आई हुई है और काफ़ी लंबे समय से सिचुएशन बहुत ख़राब है। श्रीलंका तो बिल्कुल एक इंस्टेबिलिटी का फेस कर रहा है। ऐसी स्थिति में इन देशों के रैंक हमसे ऊपर रहना ये थोड़ा डाउट क्रिएट करता है। हालांकि इसका एक आर्गुमेंट ये बनता है कि जो ये डेटा इवेल्युएट करते हैं ये 5 सालों का करते हैं, और यहाँ पे जो सिचुएशंस आपको बहुत खराब दिख रही हैं ये पिछले 1-2 सालों में खराब हुई हैं। हो सकता है कि पिछला डेटा इनका अच्छा रहा हो। बाकी नेपाल और बांग्लादेश भी खराब स्थिति में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है। लेकिन अगर 5 सालों का डेटा भी लिया गया है तो भी अगर आप रियल ग्राउंड सिचुएशन देखेंगे, डेटा इवेल्युएट करेंगे, तो ये समझ में आता है कि श्रीलंका और पाकिस्तान को तो इंडिया के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हंगर इंडेक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे डाउट रेज किया जा सकता है, इसलिए इंडिया ने ऑफिशियली इस पर आपत्ति जताई। जो टॉप और वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, चिली, चाइना, क्रोएशिया, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जीएचआई में। चार्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन, ये कंट्रीज ऐसी हैं जो बिल्कुल बॉटम पे रही हैं, इन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है। आर्टिकल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में है जिसे हाल फिलहाल में रिलीज किया गया है। किसने इसे प्रोड्यूस किया? 2 एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व रही, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसका की पर्पस क्या होता है कि जो पॉवर्टी होती है वो यूनिडायमेंशनल नहीं होती,
जहां पर आप केवल लेवल ऑफ इनकम के बेसिस पे डिसाइड करो कि कोई व्यक्ति गरीब है अथवा नहीं है। रेदर पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल होती है, तो आपको कई सारे अन्य डायमेंशंस भी इवेलुएट करने होंगे जब आप पॉवर्टी को इवेलुएट करने जा रहे हो। इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है, जहां पर 100 से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज को एमपीआई में इवेलुएट किया जाता है। 3 डायमेंशंस में ये इवेलुएशंस होते हैं, दोज आर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। 10 इंडिकेटर्स इन 3 डायमेंशंस में होते हैं, जिनको तीनों डायमेंशंस में इक्वल वेटेज दिया जाता है। हालांकि एक पार्टिकुलर इंडिकेटर का जो वेटेज है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर आप इसे ग्राफ में देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हो कि 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ के भीतर 2 इंडिकेटर्स होते हैं, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में भी 2 होते हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। जबकि लिविंग स्टैंडर्ड में 6 इंडिकेटर्स होते हैं, कुकिंग फ्यूल किस प्रकार का हो रहा है, लकड़ी या कंडे तो इस्तेमाल नहीं हो रहे, मतलब जो एलपीजी कनेक्शन है वो है कि नहीं है, सैनिटेशन का क्या लेवल है, उनके पास जो शौचालय है वो उपलब्ध है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर की क्या व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है या नहीं है, घर पक्का मकान है कि या कच्चा हाउस है, छप्पर है, एसेट्स क्या है, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये सारी चीज़ें हैं अथवा नहीं है। ये सारी चीज़ें भी इवेल्युएशन में ली जाती हैं जब एमपीआई को इवेल्युएट किया जाता है। अगर आप इसके डायमेंशंस को याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 लेटर्स आपको मिलेंगे, दोज विल बी HEL। तो ऐसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जब मल्टी डायमेंशनली पुअर होता है तो उसकी लाइफ हेल बन जाती है। हेल का मतलब आप लोग जानते हो, बट स्पेलिंग को HEL रखना, तो आपको ये तीनों डायमेंशन याद रहेंगे, दोज आर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। जो ग्लोबल एमपीआई है वो ये दिखाता है कि मल्टी डायमेंशनली पुअर अगर कोई व्यक्ति है, मतलब कैसे इवेलुएट करते हैं। अगर जो भी यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, कोई भी फैमिली या कोई भी इंडिविजुअल अगर 1/3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स में डिप्राइव्ड मिल जाए तो ये मान लिया जाएगा कि वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। एमपीआई को कैलकुलेट किया जाता है 0 से 1 के बीच में। वैल्यू जितनी ज़्यादा हो वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा हायर पॉवर्टी में है, वैल्यू जितनी कम सिचुएशन उतनी बेहतर। इवेल्युएशन में क्या निकल के आया है, 111 डेवलपिंग कंट्रीज जहां पर 610 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से 19.1% यानी कि 120 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा सीवियर पॉवर्टी में रह रहे हैं। इंडिया का क्या स्टेटस है, यहाँ पर यह बताया गया कि जहां जो पॉवर्टी थी वो पहले 2005-6 में अगर आप इवेल्युएट करें एमपीआई को तो इंडिया में ये 55.1% थी, ये घटकर 16.4% हो गई है 2019 से 21 में। तो इवेल्युएशन में ये है कि 41.5 करोड़ लोग एमपीआई से बाहर आए हैं इन 15 सालों के समय में, 2005-6 से 19-21 के बीच में, जिसमें से 2/3 लोग पहले 10 साल में बाहर आए और 1/3 लोग अगले 5 सालों में बाहर आए। तो मिला के बड़ी संख्या में जो भारत में लोग हैं वो एमपीआई से धीमे धीमे बाहर आ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑनेस्टी शॉप्स के बारे में है। ऑनेस्टी शॉप्स को लगभग 15 स्कूलों में केरला के खोला गया है, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। 2008 में लॉन्च किया गया था। जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स हैं, एनसीसी की तर्ज पर होते हैं, वो ही इसे खोलते हैं। इसमें बच्चों में एक सिविक सेंस लाया जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, चीट ना करें और आप जब सोसाइटी में जाएं तो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। इसमें क्या होता है कि बच्चे एक शॉप खोल लेते हैं जहां पर पेन, कॉपी, डायरी ये सब रखा होता है और उनके प्राइसेस आपको पता होते हैं। वहाँ कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई सेल्समैन नहीं होगा। आप जाओ वहाँ पर, आप जो भी सामान लेना चाहते हो लो, और जो भी पैसे आपको पता है कि इसका ये प्राइस है, वो आप प्राइस उसमें दे दो, खुद से दे दो, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये ऑनेस्टी दिखाने का एक तरीका है कि आप ऑनेस्ट बनेंगे सोसाइटी में जाने के बाद भी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह देते हैं, वो बहुत तेज़ी से इंप्लीमेंट की जा रही है भारत में अलग अलग जगहों पर। और आपने इसमें हमेशा एक बात के बारे में सुना कि आप जो कुछ भी पढ़ाई करेंगे, यानी जो आपके लर्निंग आवर्स होंगे, वो क्रेडिट्स में कन्वर्ट होंगे और वो क्रेडिट्स एक बैंक में जमा होते रहेंगे, एक डिजिटल बैंक में। और जो क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं लर्निंग आवर्स कंप्लीट करके, उन्हें आप चाहते हैं कि अगर आप किसी और कोर्स में इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई सेकेंड ईयर में छोड़ दी, तो ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई बर्बाद हो गई, पूरी डिग्री वेस्ट हो गई। सेकेंड ईयर तक पढ़ के आपने जो भी क्रेडिट स्कोर अटेन किया है वो आपके क्रेडिट बैंक में जमा रहेगा और उसका इस्तेमाल अगर आप कोई और एजुकेशन अटेन करना चाहते हैं तो वहां पे इस्तेमाल हो जाएगा। और इसके लिए एक ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया जाए, इसकी बातचीत बहुत लंबे समय से चल रही है। लाइक किस हिसाब से जो क्रेडिट्स हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे, कैसे उन्हें किसी क्रेडिट बैंक में जमा किया जाएगा और उनका कैसे इस्तेमाल होगा,
इसके लिए हमें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की जरूरत है। ये बातें तो हवा हवा में चल रही थी, लेकिन हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसका जो ड्राफ्ट है उसको लॉन्च कर दिया है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। ड्राफ्ट क्लियर होगा तो ये फ्रेमवर्क और भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। एनसीआरएफ यानी कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, इसे डेवलप किया गया है कुछ इस तरीके से कि एकेडमिक और वोकेशनल डोमेन दोनों एक साथ जुड़ जाए। लाइक आपने मान लीजिए कोई एकेडमिक पढ़ाई पढ़ी है और आगे चल के आप कोई ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जिससे आपको जॉब मिल जाए, तो आपने जो एकेडमिक पढ़ाई की है उसके स्कोर्स आपके वोकेशनल ट्रेनिंग में जुड़ जाएंगे। काफी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी रहेगी दोनों के बीच में क्रेडिट्स को ट्रांसफर करने को लेकर। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ऐसा यूनिफाइड क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉर्मुलेट कर लें जनरल एजुकेशन के लिए भी और वोकेशनल स्टडीज के लिए भी, स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक, कि जो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही स्मूथ हो जाए। ये लॉन्च किया गया है एक हिस्से के तौर पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, जहां पर यही है कि कोई हार्ड सेपरेशन ना हो वोकेशनल एजुकेशन में और एकेडमिक स्ट्रीम्स में, दोनों को आपस में कनेक्ट किया जा सके। और इसके लिए जो प्रावधान है वो ये है कि हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी कि एबीसी को ऑपरेशनलाइज करेंगे। मतलब ये जो क्रेडिट्स वगैरह स्टोर करके ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है वो एबीसी के जरिए होगा, दैट विल बी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। आधार का इस्तेमाल किया जाएगा हर बच्चे को एबीसी से जोड़ने के लिए, और जो कुछ वो लर्निंग आवर्स के बेसिस पे क्रेडिट्स इकट्ठा करेंगे वो वहाँ पे जमा हो जाएगा। वो एक्सेसिबल रहेगा कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए और आपके लिए भी। जो एनसीआरएफ है उसमें स्टूडेंट्स के हिसाब से देखिए फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आप एकेडमिक स्ट्रीम से वोकेशनल स्ट्रीम में जाना चाहते हो जहाँ पे आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हो कि आपको जॉब मिल जाए, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग को यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहे हो, मतलब जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है आप उसे यूज़ कर पाओगे वोकेशनल लर्निंग में। इंस्टीट्यूशंस को क्या फ़ायदा होगा, इससे हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट कर पाएंगे। कोई बीएससी करके आया है एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में जाना चाहता है तो उसके क्रेडिट्स वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। डाइवर्स और रिच नॉलेज बेस तैयार होगा इंडिया में स्टूडेंट्स का। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट इसके जरिए एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ा पाएगी। मान लीजिए एक बच्चे ने सेकेंड ईयर में अपना कोर्स छोड़ दिया, अब उसकी डिग्री बर्बाद हो गई ना, वो क्या करेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए उसकी पढ़ाई 2 साल छूट गई तो जो उसने 2 साल की पढ़ाई की है ना वो यूज़ हो जाएगी, वो आगे से किसी कोर्स में थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकता है। तो उसमें जो एनरोलमेंट रेशियो बिगड़ रहा है ना वो सही हो जाएगा, और इससे जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका इंडिया को फ़ायदा मिलेगा। इंडस्ट्रीज को फायदा ये होगा कि नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क जो है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स बच्चों में आएंगी। वो ज्यादा स्किल्ड होंगे तो ज्यादा एम्प्लॉयबल होंगे, उन्हें जॉब दिया जा सकेगा, बहुत तेजी से एजुकेशन को अपग्रेड किया जा सकेगा, अपस्किलिंग की जा सकेगी और इंडस्ट्रीज को भी इसका फायदा मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।